हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे योगा के पार्ट बी में यूनिट 3 की, जिसका कि नाम है योग फॉर हेल्थ प्रमोशंस। इसके अंदर हम जानेंगे, इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड CPR है, आपका यौगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस है, यौगिक प्रिवेंशन फॉर कॉमन डिसीजेज एंड योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एड और CPR की। CPR तो आपको पता है कि अगर किसी को अटैक हो या फिर कभी कार्डियक अरेस्ट होता है या हार्ट अटैक की किसी तरह की प्रॉब्लम या पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है तब देते हैं। फर्स्ट एड जब किसी को किसी भी समय कोई चोट लगती है या किसी को किसी तरह की इंजरी होती है तो उसको देने वाला जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट एड कहलाता है। फर्स्ट एड का बेसिक जो फंडा है या फर्स्ट एड का जो बेसिक यूज़ है वो प्रिवेंट लाइफ है। हमें डॉक्टर के आने से पहले जो हेल्प हम प्रोवाइड कर सकते हैं इंजर्ड पर्सन को वो फर्स्ट एड कहलाती है। फर्स्ट एड का प्रिंसिपल है प्राइस के नाम से जानते हैं, PRICE। ये प्राइस हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट एड के लिए, जिसमें P फॉर प्रिवेंशन, जिस जगह पे चोट लगी है सबसे पहले उस जगह को बचा कर रखना, उसको सेव करना है, उसमें हिलना डुलना कुछ नहीं करे, उसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं करे जिस चोटिल एरिया को, जिससे कि वो चोट आगे बढ़े नहीं। उसके बाद रेस्ट, उसको रेस्ट की पीस पे रखना है, P फॉर प्रिवेंशन, R फॉर रेस्ट की जगह पे, मतलब उसको हिलने डुलना नहीं है, उसको उस जगह को हमें सेफ रखना है, लॉक करना है। उसके बाद रेस्ट के बाद है I फॉर आइस, उसके ऊपर हमें आइस अप्लाई करना है। अगर वहाँ पे कोई तरह का ब्लड वो हो रहा है तो उसको पहले ब्लड वाली जगह को हमें दबाना है, उस जगह को रोकना है, उस जगह के ब्लड को स्टॉप करना है। अगर ब्लड नहीं है, सिर्फ मान लेते हैं मोच है या कहीं डिसलोकेशन है, तो वहाँ पे आइस अप्लाई करना है। आइस अप्लाई करने से क्या होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे थोड़ा जाम होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो वो इंजर्ड एरिया को ज़्यादा ब्लड प्रोवाइड नहीं करता है और उसकी वजह से स्वेलिंग नहीं होती, ज़्यादा स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। इसके बाद कंप्रेशन आप उसको उसका हल्का दबाव भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर ब्लीडिंग हो रही तो दबाव बनाना है, ऐसे भी कंप्रेस थोड़ा उसको दबा कर रखते हैं। एलिवेट करना, उसे हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर कर देते हैं, E फॉर एलिवेशन। उसको अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके अगर मान लीजिए पैर में चोट है तो उसको पैर थोड़ा ऊपर की तरफ लगा देंगे। हाथ है तो उसे बिठा के उसे हाथ को ऊपर कर देना है, उसका हार्ट से ऊपर कर देना है, उसे मेन एलिवेट करना है। आपको पर्पस ऑफ फर्स्ट एड में बता दिया, सबसे पहले प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म, उसको और ज़्यादा हार्म ना हो उससे चीज़ बचाना है, एंड रिकवरी को प्रमोशन देना है कि भाई रिकवरी, जो बॉडी अपने आप जो रिकवरी स्टार्ट करती है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दे। अब आते हैं CPR की तरफ। CPR के लिए आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा, कार्डियक अरेस्ट, एक कार्डियक हार्ट अटैक में आपको टाइम मिलता है, कार्डियक अरेस्ट में आपको टाइम नहीं मिलता है। आपको तुरंत परफॉर्म, अगर आपने CPR वगैरह नहीं परफॉर्म किया तो कार्डियक अरेस्ट आपको टाइम नहीं देता सर्वाइव करने के लिए। कार्डियक अरेस्ट में 95% चांसेस होते हैं कि पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन हार्ट अटैक में 95% चांसेस है कि पेशेंट सर्वाइव करेगा। तो आपको CPR कब देना है, जब पेशेंट एक बेहोशी की अवस्था में है, सांस नहीं ले रहा है, हार्ट स्टॉप कर दिया, हार्ट बीट आपको उसकी नहीं मिल रही है, आप उसकी पल्स देख रहे हैं, पल्स नहीं चल रही, तब आप पे ट्राई करना है उसको CPR देने के लिए। CPR देने का प्रोसीजर होता है कि आपको चेस्ट के बीच में एक स्टर्नम बोन होती है जो चेस्ट के रिब्स को अलग अलग दोनों तरफ डिवाइड करती है। उस स्टर्नम के पास एक हार्ट के लेवल पे जा करके आपको ये चेस्ट के बीचों बीच में एक हथेली के इस हिस्से से प्रेस करना होता है। आपको इस तेज़ी से प्रेस करना होता है कि 4 इंच तक जो है आपको दबाव चेस्ट पे डालना है, 4 इंच तक चेस्ट नीचे दबना चाहिए हल्का, और प्रेशर इस तरह से लगाना है कि इन 4 से 6 इंच दबे चेस्ट, और इसको 1 मिनट में 120 बार आपको परफॉर्म करना है। इसके बीच में आप और ब्रीथ भी दे सकते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेथ या माउथ टू माउथ ब्रीथ भी दी जाती है। इसको देने का प्रोसीजर है कि आपको 30 प्रेस के बाद 2 ब्रेथ देनी है। 2 ब्रेथ देने के लिए आपको उसके नाकों को दबा करके उसके मुंह के ऊपर मुंह रख के 2 सांसें देनी है, और इतनी ज़्यादा सांस देनी है कि उसका चेस्ट फूले। तो ये हर 30 यानी 15 सेकंड के बाद 1 से 2 सेकंड के लिए 1 से 2 बार करनी है, 2 सेकंड के लिए, और फिर आपको 30 बार प्रेस करना है, यानी 1 मिनट के अंदर 4 बार आपको ब्रेथ देनी है और 120 टाइम उसके हार्ट को प्रेस करना है। ये CPR का प्रोसीजर है, एंड इस मेथड को कहते हैं CAB, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग।
आपको कंप्रेशन करना है, एयरवे को खोलना है। एयरवे को खोलने के लिए कहते हैं कि जब आप सीधे सीधे आपका हेड होता है तो ये एयरवे एंड पाइप्स ब्लॉक होती हैं, तो इसको टिल्ट करके थोड़ा सा उसको ऊपर करके आपको इसको टिल्ट करना पड़ता है, जिससे कि उसका एयरवे का पैसेज खुल जाए और फिर उसके बाद आपको ब्रीथ देनी है। ये CAB मेथड है, इसको CAB मेथड कहते हैं CPR में। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका यौगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। आपको मैंने स्ट्रेस के बारे में पिछले वीडियोस में बात की है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के कारण क्या होते हैं, ये आपका लाइफ स्किल्स में आया था, सेकंड यूनिट में जो पार्ट ए में था। फिर भी अब यहाँ पे स्ट्रेस को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक एक्यूट स्ट्रेस और एक है आपका क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस है जो आपको शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़ा कॉमन है, कभी भी आपको टेंशन, कभी आपका टेस्ट सरप्राइज टेस्ट हो गया, आपको स्ट्रेस हो गया, या कोई आपको वर्क डेडलाइन मिल गई, या कोई आप कोई एक्सीडेंट से साफ साफ बच आए हैं तो आपको स्ट्रेस हो गया कि आज क्या हो सकता था मेरे साथ। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको इमीडिएट प्रेशर होता है और आप इसके लिए सिचुएशंस इसको रिजॉल्व भी कर देती हैं, सिचुएशंस के साथ ही रिजॉल्व भी हो जाता है। आपके लिए सेकंड है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस होता है जब आपको लंबे समय तक कोई स्ट्रेस होता है, जैसे अनहैप्पी मैरिजेस हैं, ये आप लंबे समय तक है तो ये आपका क्रॉनिक स्ट्रेस के लीड करता है। और हार्ट डिजीज़ है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई क्रॉनिक इलनेस है आपको, या फिर कोई अनसेटिस्फाइंग जॉब में आप लगातार फंसे हुए हैं, तो भी आपको क्रॉनिक स्टेज की तरफ लीड करता है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस के? को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, इसमें बता दिया आपको। लाइफ चेंज होती है वो हो सकता है। आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपको क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ लीड कर सकते हैं। देन पर्सनल रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्रेशर, हेल्थ इश्यूज एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, कॉग्निटिव फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ कारण हो सकते हैं जो आपको क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ लीड करेंगे। सिम्टम्स क्या है? फिजिकल सिम्टम्स, हेडेक, आपको पहले ही बताया जा चुका है, हेडेक होगा, मसल टेंशन, फटीग, थकान लगेगी, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स आपको होंगी। इमोशनल सिम्टम्स, एंजाइटी होगी, इरिटेशन होगी, डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग्स होगा। आपको कॉग्निटिव में आपको कंसंट्रेट करने में कहीं प्रॉब्लम होगी, आप भूलने लगेंगे चीज़ों को, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आएगी। और बिहेवियरल चेंजेस में आपकी एपेटाइट चेंज हो जाएगी, भूख कम लगेगी या भूख ज़्यादा लगेगी, विड्रॉल हो जाएगी, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल आपका गैदरिंग कम हो जाएगी, यूज़ ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, और स्लीप पैटर्न में चेंज होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं इसके स्ट्रेस के। इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इसका? आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। आपका हार्ट जिससे एफिशिएंसी से वर्क करना चाहिए वो वर्क नहीं करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी प्रभाव पड़ेगा। उसमें कैसे प्रभाव पड़ेगा? मसल टेंशन आपकी ज़्यादा होगी, हेडेक ज़्यादा होगा, नेक एंड बैक पेन होगा, रिस्क ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की तरफ आप लीड करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी शैलो ब्रीदिंग रैपिड हो जाएगी, हल्की आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, ब्रीदिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन ब्रीदिंग की कैपेसिटी जो होती है, जो उसके एयर वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, जो टाइडल वॉल्यूम होते हैं, वो सब घट जाते हैं इसके। इम्यून सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता प्रॉपरली, इन्फेक्शन और इलनेस आपको जल्दी पकड़ते हैं। देन आपके एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्रीज़ हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगते हैं, कोर्टिसोल एंड एड्रेनाइल बढ़ जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका मिसमैनेज होता है, पीरियड साइकिल्स जो होती हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं। और कॉग्निटिव इफेक्ट में आपको किसी चीज़ों को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होने लगती है और किसी चीज़ को मेमोराइज करने में भी प्रॉब्लम होती है। इमोशनल इफेक्ट में पैनिक होता है जल्दी आदमी, और एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन एंड मूड स्विंग बढ़ता है। बिहेवियरल इफेक्ट में ईटिंग हैबिट्स बदल जाती हैं, ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग होने लगती है, इंक्रीज यूज़ ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग्स, सोशल विड्रॉल एंड आइसोलेशन। आपका यौगिक मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? आपको अपने सबसे पहले फिजिकल पॉस्चर पे काम करना है। पॉस्चर पे काम करने के लिए सबसे बेसिक आसन आपको ताड़ासन अच्छे से परफॉर्म करना है। ताड़ासन आप परफॉर्म करने से आपकी बॉडी स्ट्रेट होगी।
फिर आपको बाल आसन, आपके जो जॉइंट्स वगैरह हैं, जो हिप जॉइंट्स है या बैक, लोअर बैक है या अपर बैक है, इन सबको स्ट्रेच करने के लिए बाल आसन आपको चाइल्ड पोज कर रहे हैं। शवासन आपको फ्लैट उस पर सरफेस पे जाकर के शवासन परफॉर्म करना है, ये भी आपको हेल्प करता है पॉस्चर के लिए। पश्चिमोत्तानासन, सेतुबंध आसन, ये सारे आसन आपको अप्लाई करने हैं इससे स्ट्रेस से बचने के लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा प्राणायाम करना है। प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी, बी जो आपके बी आवाज़ निकालते हुए प्राणायाम करते हैं, सांस इनहेल एक्सेल करते हैं, वो करना है। उज्जयी आपको गहरी सांसें लेना है। कपालभाति आपको करना है। ये आपको प्राणायाम टेक्निक से भी आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, ये मेडिटेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन आप जो आप किसी के डीप रिलैक्सेशन के लिए हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि हम कंसंट्रेट करते हैं डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पर वॉइस के कमांड से, वो कर सकते हैं, वो भी हमें हेल्प करता है स्ट्रेस से बचने के लिए। देन लाइफस्टाइल में प्रैक्टिसेस चेंज करके आप अहिंसा, संतोष, स्वाध्याय, ये सारी चीज़ें हैं। डाइटरी एंड लाइफस्टाइल, सात्विक डाइट को आप इन्हें ज़्यादा इनटेक करके भी अपने आप को स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको स्ट्रेस के कंट्रोल के लिए, ये सारे इसके टेक्निक्स हैं जिससे आपके स्ट्रेस कंट्रोल किया जा सकता है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक इसमें, यौगिक प्रिवेंशन फॉर कॉमन डिजीजेस। कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आजकल के जो विश्व में बढ़ती हुई कॉमन डिजीज़ है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी, मोटापा जो बढ़ते हुए ये आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ लीड करता है। तो ओबेसिटी को डील करने के लिए पहले तो आप ओबेसिटी के फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओबेसिटी को लीड करते हैं। सबसे पहला इसमें जेनेटिक फैक्टर्स है। कभी कभी जेनेटिक्स से हमें कुछ इनबिल्ट हमारे फोरफादर्स की तरफ से क्वालिटीज़ मिलती हैं जिसकी वजह से हम जल्दी वेट गेन करते हैं। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में अगर हिस्ट्री रहती है लगातार वेट गेन की तो वो भी आपको लीड करती है और ओबेसिटी की तरफ। बिहेवियरल फैक्टर, कभी कभी डाइट पे आपका कंट्रोल नहीं होता, कुछ लोगों का इंडिविजुअल का डाइट को लेकर ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह प्रेफर करते हैं, वो आपको ओबेसिटी की तरफ लीड करती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है आपकी, वो भी आपको ओबेसिटी की तरफ लीड करती है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सेस टू हेल्थ, जिसमें कि आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे मान लीजिए अगर किसी के साउथ में बोलते हैं तो उसको खाने में रेगुलर मच्छी वगैरह ये चीज़ें, तो कभी कभी कोई एनवायरनमेंट आपके खाने की शैली को बदल देता है, उसमें आपका एक्सेस हो जाता है ऐसे फूड की तरफ जो बहुत हेल्दी होते हैं और वो आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो वो भी आपका एक कारण है जो आपको ओबेसिटी की तरफ लीड करता है। वर्क एंड स्कूल एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट वगैरह भी है, वही चीज़ें हैं आप इनएक्टिविटी। साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस एंड इमोशनल थिंग, कभी कभी स्ट्रेस भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा ओबेसिटी की तरफ लीड करता है आपको। इनकम एंड एजुकेशन, सोशल स्टेटस की वजह से इनकम एंड ये भी आपको लीड करती है ओबेसिटी की तरफ। कभी कभी मेडिकल कंडीशन भी, कभी कभी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि क्या नाम है, आदमी के हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ओबेसिटी की तरफ लीड करता है। स्लीप एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, स्लीप भी आपकी बहुत इम्पैक्ट डालती है आपके ओबेसिटी पर। लाइफस्टाइल हैबिट, इरेगुलर ईटिंग, लैक ऑफ रूटीन, हाई लेवल ऑफ स्क्रीन टाइम कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी। आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपको ओबेसिटी लीड करती है। इसके लिए कौन कौन से आसन हैं जो आपको ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए करने हैं? सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार करना है, हर दिन 10 से 12 बार आपको सूर्य नमस्कार करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग में, ये आपको हेल्प करेगा। फिर त्रिकोण आसन, देन उत्कटासन, चेयर पोज, भुजंगासन, कोबरा पोज, धनुरासन, बो पोज, नाव आसन, बोट पोज और सेतुबंधासन, ब्रिज पोज, ये सारे जो आसन हैं ये आपके ओबेसिटी को कंट्रोल करने के काम आते हैं। इसमें पश्चिमोत्तानासन भी आप ऐड कर सकते हैं, पवन मुक्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, शवासन, ये सारे आसन भी आप इसको ऐड कर सकते हैं जो ओबेसिटी को कंट्रोल करने। एक साथ यही चीज़ें आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी यही सारे आसन आपके लिए हेल्पफुल हैं। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जिसको आप शुगर के नाम से जानते हैं, आज ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। यहाँ तक कि हर 5 आदमी में से 1 आदमी डायबिटीज़ से पीड़ित है। आपके ब्लड में आपके एक ग्लैंड है जो इंसुलिन जनरेट करता है। एक सेकेंड, यस, आपके पैंक्रियास, सॉरी मैं पैंक्रियास नाम भूल रहा था। पैंक्रियास जो है वो आपका इंसुलिन जनरेट करता है। उस पैंक्रियास को
कभी कभी डिसऑर्डर हो जाता है, वो इंसुलिन कम मात्रा में जनरेट करता है, आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो आपको डायबिटीज़ की तरफ लीड करता है। अच्छा, इसके 2 तरह के टाइप हो सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। कॉजेज सबके लगभग सेम है। जेनेटिक फैक्टर्स फिर वही चीज़ें हो गई, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक और उसमें फैक्टर्स हैं, और वायरल इन्फेक्शन, डाइट, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, कभी कभी वही आपके खाने की गलत जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से आपके खाने की चीज़ों में अनियमितता होती है, जिसकी वजह से भी आप डायबिटीज़ की तरफ जाते हैं। कभी कभी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी की, वो गलती से पैंक्रियास के द्वारा जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स होते हैं उनको किल करने लगती है। जब उनको किल करने लगती है तो इंसुलिन कम मात्रा में जनरेट होता है। जब बॉडी में इंसुलिन कम मात्रा में जनरेट होगा तो आपके बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जो आपको डायबिटीज़ की तरफ लीड करेगा। ये टाइप 1 टाइप 2 लगभग सेम ही है। लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर, मेटाबॉलिक फैक्टर, एज एंड एथेनिसिटी एंड अदर फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसको चेक करने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज चेक होता है, एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते हैं। इन दोनों टेस्ट के थ्रू आपका डायबिटीज़ का लेवल पता किया जाता है। यौगिक आसन फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज: सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन, अधमसेन आसन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, धनुरासन, शवासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन एंड सुखासन। ये सारे आसन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हैं। इसके बाद आता है तीसरा टॉपिक, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन स्ट्रेस का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। हाइपरटेंशन, जब आपको हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। हाइपरटेंशन ये हाई ब्लड प्रेशर को लीड करता है, और इसके जो रीजंस हैं वो भी जेनेटिक फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मेडिकल कंडीशन, एज एंड जेंडर, और आपका क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सारे रीज़न हाइपरटेंशन के हो सकते हैं। इसका सिम्टम्स फिर वही हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोज ब्लीड, फ्लश, डिजीनेस, चेस्ट पेन और ब्लड इन यूरिन। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसकी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर की जांच करके आपका हाइपरटेंशन के बारे में जांच की जा सकती है। आपको पता है आपका एक नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है, या नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हार्ट बीट 72 होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 एंड 80 Hg है। जब इससे बढ़ता है तो हाइपरटेंशन आपका हाई बीपी होता है, और हाई बीपी आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाता है। इसके लिए आप आसन कौन कौन से इसके क्यूरेटिव आसन हैं? ताड़ासन, वृक्षासन, अधोमुख शवासन, सेतुबंधासन, बाल आसन, शवासन। और प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, शीतली, ये सारे प्राणायाम इसको लीड करने, इसको ट्रीट करने के लिए काम आते हैं। तो ये हो गया हाइपरटेंशन। अब आपका लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन आपको ज़्यादातर ये आपको डिस्क इंजरी की वजह से होता है। जब आपके हर जितने पीछे आपके जो स्पाइन में जितनी भी हड्डियां हैं, ये 3 वर्टेब्रा जो जितनी भी कॉलम्स हैं, ये इन कॉलम्स, हर कॉलम्स के बीच में एक डिस्क होती है। डिस्क होती है, एक फ्लूइड जेल होता है जो कि उन हड्डियों के बीच में काम करता है, और वो उसी के थ्रू जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। कभी कभी ये अपनी जगह से स्लिप हो जाता है, और स्लिप होने के बाद ये जो नर्व्स सारी जगह पे सेंसेशन पहुंचाती हैं उनको ये डिस्टर्ब करने लगता है। उनको डिस्टर्ब करने की वजह से इसका बैक पेन की तरफ लीड करता है। ये सिम्टम्स ऑफ डल लो बैक पेन के: डल, इचिंग पेन होता है, शार्प एंड लोकलाइज पेन होता है, मसल्स में ज़्यादा पेन होता है, पैरों के निचले हिस्से में पेन होता है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, आपके मोशंस ब्लॉक हो जाते हैं, आपके मसल्स एक तरफ टिल्ट होने लगती है, आपकी बॉडी एक तरफ झुकी हुई होती है, आपकी बॉडी इम्बैलेंस होती है, उसको बैलेंस करने के लिए एक तरफ ज़्यादा प्रेशर डालने लगती है। इसके लिए भी योगिक मैनेजमेंट में आपको कैट एंड काउ पोज करना है, बालासन चाइल्ड पोज करना है, भुजंगासन एंड अधोमुख शवासन, सुप्त मत्स्येंद्रासन एंड सेतुबंधासन आपको करना है। पश्चिमोत्तानासन करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है प्राणायाम में, और शवासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है आपको। ये सब चीज़ें आपको इस लोअर बैक पेन से आराम दिलाएगी। अब आते हैं ब्रोंकाइल अस्थमा की तरफ। अस्थमा भी आपको पता है, अस्थमा जो सांसों की बीमारी, फिर लंग से रिलेटेड भी बीमारी है। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, आपकी सांसें फूलती हैं, जल्दी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके भी कॉजेज़ वही है, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर, मेडिकल कंडीशन, स्ट्रेस, ये सारे इसके रीज़न कॉमन कॉजेज़ हैं। इसके लिए यौगिक मैनेजमेंट में भी आपको सुखासन, अधमसेन आसन, भुजंगासन
एंड सेतुबंध आसन और पश्चिमोत्तानासन है जो हेल्प करता है अस्थमा को से ट्रीट करने के लिए। प्राणायाम में इसका अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति एंड डीप ब्रीदिंग आपको हेल्पफुल है अस्थमा से ट्रीट करने के लिए। इसके बाद लास्ट आपका है इसमें योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। योग से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। आपको पर्सनालिटी के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था, आपको बता चुका हूँ पर्सनालिटी के पिछले वीडियोस में। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए योग के थ्रू आप सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल बैलेंस जैसे ही अपनी बॉडी अपने अंदर आप लाते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लगती है। आप सेल्फ अवेयरनेस करेंगे। इसके फैक्टर्स कौन से हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए? जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, लाइफ एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड पर्सनल चॉइसेस। ये 5 फैक्टर हैं जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए फैक्टर्स हैं जो आपको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है योगा से? एनहांस सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ग्रेटर इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। माइंड थोड़ा शार्प होता है, आप थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, अपने बारे में जानना शुरू करते हैं। इम्प्रूव फोकस एंड डिसिप्लिन, आप फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। एम्पैथी एंड कंपैशन, आप एम्पैथी आपको पता है कि आप दूसरों की चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। कंपैशन आपके अंदर बढ़ता है। आपका लव जो होता है वो कंपैशनेट होता है। आप बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक में, आप गिव में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, टेक में कम विश्वास रखते हैं। पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये आपका योगा का 3rd यूनिट था। इससे आपके 16 नंबर मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, कुछ आपको आसन्स जो इसमें बीच में आपको जो ट्रीट करने के लिए आसन्स के नाम बताए गए वो लगभग कॉमन है सारी बीमारियों के लिए। आपको उन्हीं कॉमन आसन्स को याद रखना है और कोई भी बीमारी के बारे में पूछा जाए आपको उन्हीं आसनों के बारे में लिख देना है, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। एक और चीज़, इस बार देखा जा रहा है कि शायद ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग होगी, तो आप क्वेश्चन का आंसर एक जगह नहीं 2-3 जगह भी, अगर आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको 2-3 जगह 2-3 अलग अलग आंसर भी लिख सकते हैं। जहाँ पे रॉन्ग हो वहाँ आपको रॉन्ग करेगा, जहाँ पे आपको करेक्ट होगा वहाँ पे आपको करेक्ट नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। इससे आपको नंबर पाने की चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगभग सारे ही नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।